हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और अभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए केमिस्ट्री का ये मतलब तीसरे चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा क्योंकि अभी जो मूल कंसेप्ट वगैरह आपको पढ़ना है वो अगले वाले हिस्से में मिलेगा। काफ़ी डिटेल्स आपको बताऊंगा, जैसे आप सुने होंगे अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो वो सारी समस्याओं का समाधान मैं करवा दूंगा। फिलहाल बिना विलंब के मैं आज इस टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या बताने वाला हूँ, परमाणु द्रव्यमान। देखिए परमाणु द्रव्यमान को आप एटॉमिक मास कह सकते हो। एक्चुअली ये और ये दोनों चीज़ थोड़ा सा आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता होगी। ये हालांकि पूछा भी नहीं जाता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो उसे बिना इग्नोर करते हुए पढ़ना चाहिए, इस वजह से बताऊंगा। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को दिमाग में रखना है, 12वें भाग से कितना गुना भारी होता है। अगर एक फार्मूला के तौर पे आप देखें तो इस तरह से ये लिखा हुआ मिलेगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई 1/12 कार्बन 12, मतलब कार्बन का जो 12 होता है परमाणु भार, वही बोल रहा है, कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान, इन दोनों का अगर आप रेशियो लेंगे तो आपको जो मिलने वाला होगा वो हमेशा परमाणु द्रव्यमान होगा। अगली बात की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कई बार आप देखते होंगे AMU लिखा हुआ, तो AMU को अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट, सिंपल। इसका डेफिनेशन क्या होगा, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, ठीक है। 12वें भाग को सीधा सीधा इतने से दिमाग में रखना है कि 12वें भाग को क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद आप समझिए कि एक परमाणु इकाई, इसका मतलब एक AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्बन 12, इसको पढ़ते हैं C12, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई 12, सो सिंपल, यही है क्या, एक AMU। आपको हालांकि ऐसे रखना है, 12वें भाग इसका मतलब 1/12, ये इशारा कर रहे हैं ना 12वें भाग, इसीलिए 12वें भाग का मतलब क्या होगा, कुछ भी होगा उसका 12वें भाग, तो 12 से डिवीजन करेंगे, तो यही बोल रहे हैं कि कार्बन परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होगा अगर आप उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो AMU मिलेगा, एटॉमिक मास यूनिट मिलेगा। यूनिट का मतलब ही होता है इकाई, आप इसे इकाई खंड में ही ब्रेक कर रहे हैं, समझा पाया मैं आपको। अगली बात देखिएगा, तो कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इसी को आप 12 AMU लिख सकते हो। कई बार ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट आप बता सकते हैं, ठीक। क्यों भाई साहब, क्योंकि ये एक बोला है तो एक अपने आप में एक यूनिट है, इसीलिए एक परमाणु द्रव्यमान जब भी कोई पूछे तो आप हमेशा क्या बताइएगा, 12 AMU, ठीक है। अगली बात, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, ध्यान रहे, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, किंतु अणु को देखेंगे तो वो सामान्यतः आपको स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा, मतलब नजर आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नहीं होते हैं, तो परमाणु या तो अणु के रूप में रहते हैं या तो उसका आयन के रूप में रहेंगे। क्या मैं बोला कि चूंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते तो फिर कैसे रहते हैं, तो परमाणु हमेशा आपको अणु के अवस्था में मिलेंगे या तो आयन के रूप में मिलेंगे। फिर ये एकत्रित होकर, मतलब इकट्ठा होकर क्या देखेंगे आप, द्रव्य के रूप में देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, द्रव्य को मैंने बताया था कि आप अपनी आंखों से जो भी निहारते हो, देखते हो, सारे के सारे मैटर्स हैं, पदार्थ हैं। अब आप समझिए, इसीलिए कह रहा है उसे कि आप देख भी सकते हो और उसको छू भी सकते हो, उसका अनुभव भी कर सकते हो। अगली बात है, अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो अणु में अगर देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में किससे, रासायनिक, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा कि रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, या तो आप बोलेंगे दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है उसके कारण जुड़ा होता है, उसी को आप क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप समझिए कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो मॉलिक्यूल होगा वो जनरली क्या होगा, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन अभी आपको बताया कि सामान्यतः परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, बल्कि परमाणु हमेशा आपको अणु के फॉर्म में या आयन के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक। इसके बाद आप समझिए, जो देखिए आर्गन मिलेगा और यह हीलियम मिलेगा, तो ये एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित है। आर्गन है तो सिर्फ आर्गन ही है ना, तो एक ही प्रकार का परमाणु है। हीलियम है तो सिर्फ हीलियम ही है ना, तो एक ही प्रकार का परमाणु है। किंतु अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन H2 लिखने का क्या मतलब है, H और H, इसका मतलब कितना है, 1 और 1 2, तो इसीलिए बोलते हैं इसको द्विपरमाणुक अणु,
क्लियर। इसी तरह से नाइट्रोजन और इसी तरह से क्लोरीन, चूंकि 2 है इसी वजह से द्विपरमाणुक अणु कहेंगे। ठीक, अगली बात, इन शब्दों का एक्चुअली इस्तेमाल मैं करूंगा बहुत ज़्यादा जब न्यूमेरिकल बताऊंगा कल, अगली क्लास में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा। मैं अगर अणु बोल रहा हूँगा तो फिर क्वेश्चन का जो सोल्व करने का तरीका होगा वो बदल जाएगा, परमाणु बोलूँगा वो बदल जाएगा, समझ रहे, सबका बेसिक डिफरेंस है। इसी वजह से अभी आप इन चीज़ों पर बड़ा फोकस करके सुनिएगा। नेक्स्ट बोल रहा हूँ P4, ये क्या होता है, देखिए 4 है, इसका मतलब चतुर्थ परमाणुक अणु है। इसका मतलब 4 परमाणुओं से मिलकर ये अणु निर्मित हुआ है, क्योंकि अणु का डेफिनेशन में ही बताया था कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जो आपस में मिलते हैं और रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं, उसी को तो हम बोल रहे थे अणु। नेक्स्ट चीज अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, यौगिकों के अणु। ठीक, यौगिक मतलब कंपाउंड्स के अणु। तो देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिया हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ कंपाउंड्स, यहाँ पे लिखा हूँ संयुक्त तत्व और यहाँ लिखा हूँ द्रव्यमान अनुपात। आप सबसे पहले एक एक करके समझिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जल लिया, जल का मतलब आप क्या बोलेंगे दोस्त, H2O बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें जो अणु मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह से अमोनिया को आप क्या लिखेंगे, NH3 लिखेंगे। इसका मतलब अगर इसे ब्रेक करेंगे, इसका तत्व ढूंढेंगे तो आपको नाइट्रोजन मिलने वाला है और हाइड्रोजन मिलने वाला है। लेकिन अगर इसका द्रव्यमान का अनुपात की बात करता है तो हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब 2, और ऑक्सीजन की अगर देखेंगे तो कल ही सिखाया था 8 समसंख्या है, डबल कर देंगे सीधा 16, इसका मतलब 1:8 होगा। इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 14 होगा, इसका डबल नहीं होता है, मैंने स्टार मार्क कराया था। हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन 1 है या 3 है, तो इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 14:3, सो सिंपल। ठीक है, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर आप कल का लेक्चर सुने होंगे और उसमें परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं वो 20 तक का मैं आपको बताया था, तो उसका इस्तेमाल आज भी करूंगा और कल तो और ज़्यादा करूंगा। और अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, नहीं समझ में आया, जाइए प्रीवियस वीडियोस को देखिए अच्छे से, उस चीज़ को कल आप तैयार करके रखिएगा, क्योंकि कल उसका यूज बहुत ज़्यादा लूँगा, वरना आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनने का। अगली बात है आयन क्या होता है। देखिए धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। जैसे अभी एग्जांपल आपको देकर समझाऊंगा, इन आवेशित कणों को ही आप आयन्स कहते हैं। ठीक है, अब आयन्स कहते हो तो देखिए आयन आवेशित कण होते हैं, ये बात तो समझ में आया। आवेशित का मतलब होता है चार्ज होना। तो हो सकता है कि एक धनायन हो सकता है कि एक ऋणायन हो। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि ऋण आवेशित कण हो सकता है या धन आवेशित कण हो सकता है, 2 ही हो सकता है ना भाई, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अगर ऋण आवेशित कण है तो बोल रहा है इसको ऋणायन कहते हैं, और धन आवेशित कण है तो इसको धनायन कहते हैं। जैसा नाम है बिल्कुल उसी का मिलता जुलता शब्द है धनायन, और इसका मिलता जुलता शब्द है ऋणायन। मेरे दोस्त एक बात और समझिए, कई बार इंग्लिश में बोल के आपको परेशान करेगा। तो ऋणायन को बोलते हैं एनायन और धनायन को बोलते हैं कटायन। देखिएगा एनायन और कटायन, कटायन में देखिए एक शब्द ऐसा आता है जब टी लिखते हो तो ऐसे कट हो रहा होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला है, तो अब आप समझ जाओगे कि कटायन पॉजिटिव वाला होता है। और जब एनायन लिखोगे तो देखिए इस तरह से होगा, एक ही होता है माइनस टाइप का। तो आप याद रखिएगा एनायन नेगेटिव है और कटायन में पॉजिटिव है। कुछ करके आप दिमाग में रख लीजिए, जैसे भी आपको सहूलियत मिले। ठीक है, अगली बात देखिए NaCl। तो इसके लिए एग्जांपल मैं देना चाह रहा था। तो अगर आप NaCl को ब्रेक करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, ये Na+ होगा और ये Cl- होगा। क्यों होता है जरा एक बार इसका झलक में दिखाता हुआ चलूं। देखिए सोडियम को आप बेसिकली लिखते कैसे हो, 11 और 23। ये 11 परमाणु संख्या है और 23 परमाणु उसका द्रव्यमान होता है। एक्चुअली आपको अभी बताऊंगा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उस समय मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। फिलहाल आपने ऐसा पढ़ा होगा कभी 2, 8, 8, तो 2, 8 और 1 यही होगा ना। तो एक जो बाहर है इसी को बोलते हैं कि अगर किसी को देखेंगे कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, रोटेट होते हैं। तो फर्स्ट सेल में आप 2 देते हो, सेकेंड में आप 8 दे सकते हो, इस तरह से। ठीक है, और अगले वाले में क्या दोगे, जो बचेगा वही दोगे, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा हर एलिमेंट्स चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट या डुएट को पूरा कर लूं। तो ऐसे में क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देना चाहेगा किसी को, और ये जब दे देता है तो उसी को बोलते हैं प्लस।
तो इसीलिए ये बनेगा Na+। लेकिन अगर क्लोरीन के साथ आप देखोगे मेरे दोस्त, तो वो क्या होता है, क्लोरीन होता है एक्चुअली 17 और ये कल बता रहा था 35.5। तो क्लोरीन का देखेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से 2, 8 और 7। चूंकि ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो ये जो देने वाला है यहाँ लेने वाला तैयार है। इसका मतलब ये जो लेगा तो 2, तो ये इसको क्या लिखोगे आप Cl- क्योंकि इसने एक लिया है, Na+ क्योंकि उसने एक दिया है। क्या मैं आपको समझा पाया? तो इसीलिए यहाँ पे Na+ और Cl- होता है। क्लियर? जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होता चला जाएगा। फिलहाल आपको पेशेंस तो बनाना ही होगा, ठीक है। अब जिसी तरह से CaO है तो ये एक्चुअली ब्रेक होता है Ca2+ में, ठीक है, और O2- में। तो आप इसको आप देखेंगे तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, अभी ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस दिमाग में इसको रखिए, ठीक है। अगली बात देखेंगे आणविक द्रव्यमान। ये क्या होता है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक मतलब होता है उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सभी कंपोनेंट परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। जैसे जल का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान अगर कहता है निकालने के लिए, तो जल का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2 का मतलब मैंने ले लिया, H का मतलब देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिया, इंटू इसका परमाणु द्रव्यमान एक का कितना होता है 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक ही है ना तो 1 लिखेंगे, ये प्लस है बीच में 1 लिखेंगे, इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16 है परमाणु द्रव्यमान तो 16 लिखेंगे। तो इसको कर लीजिए, ये होगा 2 + 16 = 18U। इसी तरह से NaCl का आप मुझे बताओगे कि कितना होगा, यहाँ पे कल आप कमेंट्स करके मतलब आप कमेंट्स करके बताएंगे कि NaCl का कितना होगा, ठीक है। CaCl2 का मैं आपके सामने निकालता हूँ कि देखिए कैल्शियम क्या हो जाएगा 40 नंबर पे, और ये होता है एटॉमिक नंबर इसका 20, तो ये हो गया 40। और उसी तरह से क्लोरीन का कल बता रहा था 35.5, तो देखिए कैल्शियम कितना है 1 इंटू कितना 40 प्लस क्लोरीन कितना है 2 इंटू कितना 35.5, इसका मतलब हो गया 35, 70, 71, 71 और ये हो जाएगा 40, सॉरी इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, 7, 4, 11 मतलब 111 हो जाएगा U। समझ पा रहे हैं? तो कल जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो होगा मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसमें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने पढ़ा, खासे तौर पे इसके पहले वाला वीडियो और आज वाला, इन दोनों को बहुत अच्छे से देखिएगा और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से बताऊंगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। खासे तौर पे मैं देखता हूँ रेलवे के एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा रहता है, कई बार तो BPSC JPSC ऐसे एग्जाम में देखिएगा सीधे अवोगाद्रो नंबर क्या होता है वो पूछ देते हैं, उसका वैल्यू पूछ देते हैं, मोलर मास पूछ देते हैं। तो एकदम साधारण सी बात है, आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेगी, बहुत आसानी से मैं आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जितना मैं कहूँ उतना कर लीजिए, और बाकी आप चैनल पे नए हैं तो पुरानी वीडियो को जरूर देखें, उससे क्या होगा आप लय में आ जाएंगे कि किस तरह से मैं चीज़ों को बताता हुआ जा रहा हूँ। दोस्तों को शेयर करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें। धन्यवाद।